दोस्तों, हम लोग अभी इस क्लास के अंदर एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीके जीएस के क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप लोग अगर एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपकी तैयारी में और भी मजबूत कराने के लिए हम आप लोगों के बीच ये क्लास को लेकर आए हैं। इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 में है, देश का पहला फ्रंट विलेज माल भाड़ा गांव बनेगा कहां पर? देश का पहला फ्रंट विलेज माल भाड़ा गांव कहां पर बनेगा? तो ये वाराणसी के अंदर बनेगा। वाराणसी वाराणसी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी का पुराना नाम काशी के नाम से भी जानते हैं। और वाराणसी ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट नहीं दोस्तों, मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले मैग्नेटाइट का सूत्र, तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का सूत्र। और हेमेटाइट की अगर बात करें तो हेमेटाइट जो है Fe2O3 होता है। Fe2O3 ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है और ये भी लौह का ही एक अयस्क है। अगर बात कर ले हम लोग, भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट Fe2O3। अगर सीडेराइट की बात करें, सीडेराइट, देखिए सीडेराइट ऑप्शन नंबर डी में है। सीडेराइट की बात करें, इसका फॉर्मूला जो होता है Fe2, ध्यान रखिएगा, सीडेराइट Fe CO3 सीडेराइट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है दोस्तों, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया योजना शुरू किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत किया गया है। अगर हम लोग बात कर लें स्मार्ट सिटी मिशन योजना, स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत 25 जून 2015 ईस्वी को किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 ईस्वी को किया गया है। अगर हम लोग बात कर ले अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को किया गया। 9 मई 2015 ईस्वी को अटल पेंशन योजना की शुरुआत किया गया। अगर हम लोग बात कर लें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया है 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ऑप्शन नंबर डी में है अशगाबाद। अशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अगर हम लोग बात कर ले ताशकंद, तो ताशकंद ये राजधानी है, ध्यान रखिएगा, ताशकंद ये राजधानी है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा, सोम। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? सोम, जिसकी राजधानी ताशकंद है। हम लोग बात कर ले अंकारा। अंकारा ये तुर्की की राजधानी है। अंकारा ये तुर्की की राजधानी है और तुर्की का जो करेंसी है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, लीरा। क्या है? यहाँ की करेंसी लीरा है।
अबू धाबी की बात कर ले तो अबू धाबी ये संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ की जो करेंसी है ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अबू संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी के साथ साथ यहाँ का जो मुद्रा है दिरहम, ध्यान रखिएगा यहाँ की करेंसी क्या, दिरहम। दिरहम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए डैश स्थान आरक्षित किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित किया गया है। 84 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ में याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 एसटी जिसको बोलेंगे, एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं, 47 सीट आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पहले से पढ़ने के पहले ये भी जान लीजिए कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की कितनी संख्या है, तो 550 अधिकतम सीट है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है, जिसमें से कि चुनाव जो होता है 443 सीटों 543 सीटों पर चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा 543 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है, पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवो ये बेनिन की राजधानी है। बेनिन जो ऑप्शन नंबर डी में है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोर्टो नोवो ये बेनिन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। थोरियम खनिज जो है, जो मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, थोरियम जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर सही हो जाएगा। भारत में केरल तट पर मोनाजाइट बालू से यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहाँ पर मोनाजाइट, तो ध्यान रखिएगा ये केरल के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। थोरियम के 3 प्रमुख अयस्क इस प्रकार से है, ध्यान रखिएगा। एक तो मोनोजाइट हो गया, इसके अलावे अल्नाइट हो गया और थेरेनाइट, ये तीनों जो है ये थोरियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मालाला यूसुफजई है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मालाला यूसुफजई पाकिस्तानी ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कि तालिबानियों के खिलाफ जाकर वहां की महिलाओं को स्कूल भेजने का काम किया था, जिसके कारण कि इस मालाला यूसुफजई के ऊपर में तालिबानियों ने गोली भी चलाई थी, जिसके फलस्वरूप ये जिंदगी दोबारा जी और इनके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इस तरह से सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मालाला यूसुफजई। और मालाला यूसुफजई का जन्म दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मालाला यूसुफ जयंती मनाया जाता है। मालाला यूसुफजई का जयंती 12 जुलाई को मनाया जाता है और उसी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, वी आर डिस्प्लेस्ड, मालाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो योकोहामा जो ऑप्शन नंबर डी में है, योकोहामा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जापान की बात कर लें, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। और नागासाकी और हिरोशिमा ये दोनों शहर कहाँ पर है, जापान में। नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, तो वो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। पहली बार 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा में। ध्यान रखिएगा हिरोशिमा। और हिरोशिमा में पहला बार परमाणु बम का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा किया गया। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर में किया गया था और इसी के बाद तुरंत विश्व युद्ध की समाप्ति भी हो गया था। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था, जापान का बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, योकोहामा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है,
निम्नलिखित में आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्गों की संख्या पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 और एक 6। इसके अलावे देखिए 6 के अलावे एक, तो ये बड़ा वाला ये वाला 6 एक 7 हो गया, और इसके अलावे एक ये है 7 और एक 8। इस तरह से इसमें कुल कितने वर्ग हैं, तो 8 वर्ग है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। हम लोग बात कर ले चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह, ये जो चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है। यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी है, देश का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह है। अगर हम लोग बात कर ले तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी तट पर स्थित है। अगर हम लोग बात कर ले पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर हम लोग बात कर ले भारत में सबसे मीठे पानी का झील, तो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। भारत में सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसका पहली बार कब मनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1974 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था। और ये किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी जान लीजिए कि 5 जून 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ये 1972 में हुआ था। तभी से प्रत्येक वर्ष 5 जून 1974 में पहली बार मनाया गया, जबकि सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार 1972 में हुआ था। और इसके बाद 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग बात कर ले 11 मई को प्रत्येक वर्ष टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 1998 ईस्वी को भारत ने अपना सफल दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, 11 मई को हुई, इसलिए 11 मई को प्रत्येक वर्ष टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में देख लेते हैं। 58 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स बढ़ाने के कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से चलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च भी 1930 में ही, इसी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही दूसरा नाम है दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन भारत आया था। पूर्ण स्वराज ये जो था, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो होगा पूर्ण स्वराज की घोषणा, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दांडी मार्च भी 1930 में ही, इसी का दूसरा नाम है। गांधी इरविन समझौता 1931 में। क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 ईस्वी में आया था।
जबकि पूर्ण स्वराज 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में है, 59 नंबर सवाल में है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बर्मा 1948 ईस्वी में ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में 1948। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बर्मा, बर्मा का नया नाम हो गया है म्यांमार। म्यांमार, बर्मा का नया नाम हो गया है म्यांमार। और म्यांमार जो नाम पड़ा है, कब पड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1989 ईस्वी में बर्मा का नाम बदल के म्यांमार कर दिया गया है। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे अवशोषित कर, नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर नीला हाइड्राइट बनाता है, नीला हरा हाइड्राइट बनाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है नीला हरा डाईहाइड्रेट। क्या बनाता है? नीला हरा डाईहाइड्रेट, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, पाल घाट स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पाल घाट जो स्थित है कोयम्बटूर एवं पाल कक्काड़ के बीच, जो ऑप्शन नंबर सी में है। पाल घाट दर्रा किसके किसके बीच है? पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर एवं पाल कक्काड़ के बीच में स्थित है। और अगर हम लोग बात कर ले पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई, पुणे और मुंबई को जोड़ने वाली जो दर्रा है उसको बोलते हैं भोर घाट दर्रा। ये भी ध्यान रखिएगा, भोर घाट दर्रा। पुणे और मुंबई को जोड़ने वाली जो घाट है उसको भोर घाट दर्रा के नाम से जानते हैं। जबकि पुणे और नासिक, ये भी ध्यान रखिएगा, पुणे को नासिक, पुणे सॉरी मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से जो जोड़ने वाली दर्रा है उसको पाल घाट नहीं थाल घाट दर्रा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मुंबई को नासिक से जो जोड़ने वाली दर्रा है उसको थाल घाट दर्रा के नाम से जानते हैं। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन आता है वो अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर आता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा का और राज्यसभा का संयुक्त बैठक ही, राज्यसभा और लोकसभा के साथ में जो संयुक्त बैठक होता है उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वैसे ये प्रश्न पूछा गया था, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आता है। राष्ट्रपति का काम है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का और लोकसभा अध्यक्ष का काम है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। अगर हम लोग बात कर ले अनुच्छेद नंबर 110, तो ये धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? पिंक सारथी योजना ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। कर्नाटक राज्य ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिंक सारथी योजना महिलाओं को के शिकायत निवारण हेतु 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पिंक सारथी नामक वाहन भी लॉन्च किया गया था। पिंक सारथी नामक वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली जो संस्था है वो सेबी है, जो सेबी ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था का नाम सेबी है। हम लोग सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का जो हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। सेबी का स्थापना कब हुआ ये भी ध्यान रखिएगा। स्थापना 12 अप्रैल 19
1988 ईस्वी को हुआ है। 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना हुआ है, लेकिन अधिनियम जो है ये अधिनियम 1992 का, ध्यान रखिएगा। अधिनियम कब का? 1992 का। और सेबी का काम है शेयर बाजार पर नियंत्रित रखना। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है सेबी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ। अधिनियम है 1992 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। जबकि बात कर ले हम लोग विश्व खाद्य संरक्षण दिवस, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। जबकि ध्यान रख लिएगा, विश्व खाद्य दिवस, केवल विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, जबकि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को। दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को, जबकि विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 में है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने? तो ध्यान रखिएगा, पहले तो ये जान लीजिए गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन हुआ कहां पर था, ये भी ध्यान रखिएगा, लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? लंदन में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किए थे वो महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में तीनों लंदन में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है संचालन समिति। संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए, संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान रखिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि यहाँ पर दिया गया है जेबी मावलंकर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल मेंबरों की संख्या 7 था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 था। 6 सदस्य थे और 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। संघीय शक्ति संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 में है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता 2002 से प्रभावी हुई। 2002, ऑप्शन नंबर डी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया, 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में है, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 में पुरस्कृत किया गया था? ये 19 का क्वेश्चन है। और उस समय 19 में डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को ये सम्मानित किया गया था प्रवासी भारतीय सम्मान से। प्रवासी भारतीय की बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 ईस्वी को शुरू हुआ है। पहली बार 2003 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2003 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी के अंदर है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में है, गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? गंधार कला शैली ये इंडो ग्रीक का मिश्रण है। इंडो ग्रीक जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंधार कला की उत्पत्ति कुषाण काल से हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, किस काल में शुरू हुआ है? कुषाण काल में शुरू हुआ है, और इसी के समय में कनिष्क के समय में इसका शुरुआत हुआ है। कनिष्क कुषाण काल का एक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, इन्हीं ने शुरू करवाया था गंधार कला। और इसके दरबार में एक प्रसिद्ध रहते थे जिसका नाम है चिकित्सक। इस कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिसका नाम है चरक। कई बार ये भी पूछा गया है कि बताइए चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। मथुरा कला की बात करें, मथुरा कला की उत्पत्ति कुषाणों के समय में हुआ था, मथुरा कला का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमको। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।